हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ कांत प्रधान और हम लोग अब लगाने जा रहे हैं आज अपना साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए अब देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें इसको। चलिए अब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सेल इन द गिवन सर्किट इज़ आई। तो आई जो है करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 है। ठीक, और अगर हिंदी में एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, दिए गए परिपथ में सेल से प्रभावित धारा आई है। ठीक है, और सेल का आंतरिक परिरोध 0 है। परिरोध मतलब रेजिस्टेंस 0 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ओम्स लॉ, जिसे हम कहते हैं V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ओम्स लॉ तो आप लोग जानते होंगे, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए इसको, तो V की जगह पर 6 रख दीजिए क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पर, और करंट जो है I है, R रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस निकालना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला रेजिस्टेंस पहले हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पैरेलली कनेक्ट होता है तो 1/r करके सॉल्व करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, दिख रहा है ना, या कलर चेंज कर दूं क्या इसका मैं? तो मैं देखिए एक बार इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ आप लोगों को और अच्छे से दिखेगा। मैं रेड कलर चूज़ कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो आर जो मिल गया मुझे, कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, आर कितना मिल गया मुझे, 1 मिल गया यहाँ पर। ठीक, मतलब 1 यहाँ पर, ये वाला अभी 1 यहाँ पर पूरा नहीं मिला है, मतलब जो आर की वैल्यू अभी हमें पूरी नहीं मिली है। अभी आर की वैल्यू ये वाले इस पर भी डिपेंड करेगी, जो पैरेलली जो सीरीज़ में कनेक्ट है इससे। ठीक है, तो हमने पैरेलल, अभी जो पैरेलल वाला था हमने उसका फाइंड कर लिया, 1 आ गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग इसको। तो अभी इसमें V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले में भी सॉल्व रखेंगे इसकी वैल्यूज़। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, ये वाली वैल्यू निकाल ली। कितनी आई थी अभी, 1 आई थी। ठीक है, 1 ओम, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ 1 ओम। अब 1 ओम 2 प्लस 1 इसका डायरेक्ट, अब आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1 प्लस इसमें 2 ये वाला ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपका आर की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो वोल्ट की वैल्यू 6 रख दीजिए, V की वैल्यू 6 रख दीजिए, आई इक्वल्स टू, आई इक्वल 6 इक्वल्स टू आई, और मल्टीप्लाई में रख दीजिए 3। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6/3, तो 3 2 जा 6। तो आपकी इसकी वैल्यू, सही वैल्यू क्या आ गई, 2 ओम और 2 एम्पियर आ गई। ठीक है, 2 एम्पियर, क्योंकि करंट को हम लोग किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो सही आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस इज। जो कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके की इमेज फॉर्म होती हैं, इसमें आपको ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए, तो हमेशा कैसी होती हैं, आभासी होती हैं। हमेशा कॉनकेव वाली हमेशा वर्चुअल होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कॉनकेव वाली हमेशा कैसी इमेज बनती हैं, कॉनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती हैं। मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पर पूरा जो है डायग्राम भी बनाकर लाया हूँ समझाने के लिए पूरा, कि कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव लेंस से किस तरीके की इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिए, तो यहाँ पर रे डायग्राम्स भी दे रखे हैं, और पोजीशन ऑब्जेक्ट की, और पोजीशन ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज किस तरीके से। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। ठीक है, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। यहाँ देख भी रहे होंगे आप लोग इमेज में, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बनती है। और कैसी इमेज होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी होती है, रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश। तो देखिए बस इसका, देखिए मैं आपको लोग को बहुत ऐसे ईजीली तरीके से समझाता हूँ। देखिए, तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होगा, ठीक है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा है जैसे, तो हमेशा इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड मतलब होता है बहुत छोटी इमेज बनती है। ठीक है, अगर कहीं भी बहुत दूर रखा होता है, इन्फिनिटी पर रखा होता है तो, और इन्फिनिटी पर होगा तो फोकस पे इमेज बनेगी, और अगर ये फोकस पे रखा होगा
तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। अभी आगे देखेंगे वो पॉइंट भी लिखा होगा, अगर फोकस पे रख देंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि बिटवीन इन्फिनिटी और 2f। अच्छा 2f पॉइंट ये होता है जो हम जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ये ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। तो जो हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम 2f से ही बोलते हैं, और ये फोकस होता है। f जो है फोकस है, ये 2f है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, ठीक। अब यहाँ पर जो है अगर आप बिटवीन जो है क्या एफ इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2f से और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा है इसको ऑब्जेक्ट को। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन फोकस एंड 2f। कहाँ बन रही, फोकस और 2f के बीच में बनती है। अगर आपने 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो फोकस और 2f के बीच में इमेज बनेगी, ठीक। एफ और 2f के बीच में, और रियल इन्वर्टेड होगी और डिमनिश होगी, क्योंकि अभी भी दूर रखी है इसने डिमनिश्ड है इमेज। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे और भी। तो देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर कि जब हमने 2f पे रखी, अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी, ये बात आप लोग जानते हैं, जब हम लोग लेंस के मिरर वगैरह पढ़ते हैं तब भी हम लोगों को इसी तरीके से ही उसमें भी इमेज फॉर्मेशन का तरीका यही होता है। अगर 2f पर होता है तो 2f पर ही इमेज बनती है, ठीक है। 2f पर ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f पर ही क्या बनेगी, हमारी इमेज ही बनेगा। और रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज़ की होती है, ये इसकी खासियत होती है कि रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ की होती है। और दूसरा, अभी आप लोगों ने पीछे देखा है कि हम लोगों ने बियॉन्ड 2f रखा था, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी और 2f के पे रखा था, तो कहाँ बनी थी, f और 2f के बीच में। अब हमने क्या कर दिया, f और 2f के बीच में रख दी, तो अब ये बियॉन्ड 2f बन रही है। तो बस उसी का उल्टा होता है। तो शुरुआत के आपको 3 याद रखने हैं एक तरीके से, और उनका ही उल्टा कर दीजिए बस, तो हम आपको आंसर मिल जाएंगे इनके। और हमेशा ज़्यादातर ये रियल इन्वर्टेड ही मिलती है, ठीक है। बस एक अभी आएगा यहाँ पर जिसमें वर्चुअल बनेगी, देखिए ये वाला ऑप्शन जिसमें वर्चुअल बनती है। तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था अगर फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी भी बनेगी, तो वही है। अब जो जितना आप पास में रखोगे, ठीक है, जितना आप पास में रखोगे लेंस के कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है, जितना पास में रखोगे तो। अब लास्ट आता है ये आपका एफ और ओ। एफ और ओ के बीच में अगर रख दिया आपने, मतलब फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में ही आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ऑन द सेम साइड लेंस के सेम साइड में बनेगी। अब सेम साइड में बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, मतलब आभासी इमेज, और इरेक्ट सीधी बनेगी। अब तक कैसे बनी थी, इन्वर्टेड बन रही थी, उल्टी बन रही थी इमेज, ठीक है। अब कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सीधी और आभासी बनेगी, ठीक है। अब चल देखिए अभी अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कॉनकेव का केस भी दिखा देता हूँ। ये कॉनकेव में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है, आभासी और सीधी इमेज होती हैं। और इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगी, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में रखेंगे तो फोकस और ऑब्जेक्ट वो जो है ओरिजिन के बीच में कहीं पे हमें इमेज मिलती है। तो बस आपको ये मेन ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वर्चुअल और इरेक्ट के केस याद रखने होते हैं, और ये जो पीछे अभी हम लोग कॉन्वेक्स के देखे वो आपको याद रखने हैं। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ बिकम डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि अगर इनके बीच की दूरी क्या हो जाए, दुगनी हो जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, कहीं पे भी ऐसा भी लिखा होता है, डी स्क्वायर भी लिख देते हैं, मतलब डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस d होता है, ठीक है। तो इसी से फॉर्मूला बनता है। तो अब देखें, अब मैं इसमें जो है आपसे पूछा है क्या, इनके बीच की दूरी दुगनी हो जाए, तो हम लोग को क्या करना है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो एफ डायरेक्टली प्रपोर्शन 1/d², ठीक है। अब इस डी स्क्वायर में ही वैल्यू पुट कर दीजिए, तो दुगनी हो गई है, अब कितनी हो गई, डबल हो गई है, ठीक। कितनी हो गई, डबल हो गई। तो मैं यहाँ पर 2d कर दे रहा हूँ इसको, 2d दुगनी का स्क्वायर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4d², ठीक है। कितना हो जाएगा 1/4d²। तो यहाँ पर कितने हो गई, 4 टाइम्स हो गई है इसकी, ठीक है।
या नहीं, 4 टाइम्स क्या हो गई, 1/4 हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई, 1/4, ठीक। कितनी हो गई है, 1/4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी हुई है, 1/4 हो गई है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसे क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर कि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 37 या दशमलव संख्या 37 का बाइनरी रूप कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे में आपको ये बात पता होना चाहिए कि 37 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक। 37 का 2 से आप एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया, 2 बचा कितना यहाँ पर 17 हो गया, 2 8 जा 16, ठीक। यहाँ पर कितना बच गया 1, आप 1 लिख लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद फिर 2 से करिए, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 पूरा कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दीजिए। ऐसे ही 2 से करिए, फिर 2 4 जा 8, बचा 1 यहाँ पे तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 लिख दिया। आप फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिए। फिर 2 से करिए, फिर यहाँ पर देखिए 2, फिर यहाँ पर देखिए कि 2 1 जा कर दिया तो 1 बचा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ठीक। तो 2 से हमने किया, कितना आया यहाँ पर, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है। 2 1 जा 2 करा, फिर यहाँ पर करा तो 2 बजा 16, 2 8 जा 16 किया तो 1 बच गया यहाँ पर, 1 बच गया। और हमने फिर करा 2 9 जा 18 किया तो यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है। फिर 2 4 जा 8 किया तो यहाँ पर 1 बच गया। फिर 2 2 जा 4 किया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया, ठीक है। फिर हमने 2 1 जा 2 किया तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं, यहाँ 0 बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 0 बचा। तो आपने देखा है यहाँ पर, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। अब 1 नीचे से लिखना शुरू करिए, 1 0 0 1 1 0 0 और फिर 1 फिर 0 फिर 1, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका जो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है इसका तरीका लिखने का। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए। अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूव्स विद अ कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी v और पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें पैरेलली मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। और फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसमें पूछ रहा है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो इसमें हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। एक अवशेषित कण है Q, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर B वेग से गतिमान है, उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो आपको ये बताना है। तो आपको पहली बात है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो वो होता है आपका F = QBV साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। Q क्या है, चार्ज है, V वेलोसिटी है, और ये बड़ा वाला जो ये V है बॉल वाला, ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये उसके लिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या पूछ रहा था, क्या कह रहा था, पैरेलल ही है, पैरेलल। ये अगर पैरेलल है तो थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, अगर पैरेलल है तो थीटा = 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई तो एफ भी क्या हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। तो आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा किसी को अगर ध्यान नहीं था तो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा हाँ, तो मैंने आप लोगों के लिए पूरा लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपना कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। द रिलेशन अमंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है इनके कोफिशिएंट के बीच में। कहेंगे कि रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांकों का अनुपात क्या होता है। तो वो होता है आपका 1:2:3, ठीक है। क्या होता है, 1:2:3 होता है, ठीक। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है। तो रेड लिटमस को ब्लू करने वाले, इसका मतलब है कि ये कोई बेस है। तो रेड लिटमस को ब्लू करने वाला क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। रेड लिटमस को ब्लू करने वाला बेस होता है और ब्लू लिटमस को
रेड करने वाला क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं नोट करते चलेंगे, अगर नहीं पता है तो। बाकी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो रेड लिटमस को ब्लू जो करते हैं वो बेसिस होते हैं, ठीक है, बेस होते हैं, और ब्लू को रेड करने वाले एसिड होते हैं। अब आपको ये बात पता चल गई है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में बस यही पूछ रहा था आपसे कि किसी जो है किसी बिलियन में लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या हो सकता है संभवतः। तो देखिए 7 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 7 से ज़्यादा होगा तो 147, तो यहाँ पर तीनों में से कोई नहीं होगा, ना 1 ना 4 ना 7, तो डी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर आपका कह रहा है विच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज यूज्ड इन ClF3। कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ यूज़ करी जाएगी, हिंदी पढ़ता हूँ मैं, कौन सा संकर कक्षक प्रयुक्त होगा यहाँ पर। तो आपको इसके लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, स्टेरिक नंबर का फार्मूला। तो स्टेरिक नंबर हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, इसका स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट ब्रैकेट वी प्लस बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है। तो वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अच्छा, वी क्या है यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एम क्या है यहाँ पर, एम है आपका जो भी आपका जो क्या बोलते हैं यहाँ पर, एम हो गया आपका मोनोवैलेंट एटम जितने प्रेजेंट होंगे, और कैटाइन चार्ज जितना होगा वो सी हो गया, एनाइन चार्ज जितना होगा वो ए हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो वी की वैल्यू यहाँ पर कितनी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं, प्लस एम जो है यहाँ पे कितने मोनोवैलेंट एटम चुपके हैं, तो 3 लगे हैं, और बाकी कैटाइन चार्ज कुछ है नहीं, 0 ले ले रहे हैं, एनाइन चार्ज भी नहीं है तो भी 0 हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, 10+3 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आ गया। अब 5 स्टेरिक नंबर किससे रिलेट करेगा यहाँ पर देखिए, तो 5 के लिए यहाँ पर होगा सही ऑप्शन आपका। देखिए अगर इसे गिने तो 7+3 वो एस जो होगा 1 + 3 + डी, ये वाला तो होगा नहीं, कितना बन रहा है यहाँ पर 6 बन रहा है स्टेरिक नंबर, यहाँ कितना बन रहा है, तो यहाँ पर 5 स्टेरिक नंबर बन रहा है। तो यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, मार्स गैस इज मार्स। तो ये मार्स गैस जो है उसे मार्स गैस क्यों बोलते हैं, तो ये मीथेन गैस होती है मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि मार्शी एरियाज से निकलती है, मतलब दो दलदली एरिया होते हैं, दलदल वाले, ठीक है, दलदल वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ से ये निकलती है। अब बाकी इसका बॉइलिंग पॉइंट आप लिख लीजिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 161 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 182 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आप लोग इसका नोट कर लेंगे। और बाकी लेबोरेटरी प्रोसेस इसकी क्या होती है, तो इसमें सोडियम एसीटेट जो होता है, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम जो होता है यहाँ पर इसमें मिक्स करके इसको बनाया जाता है, किसको, मीथेन गैस को। ठीक, ये होगा इसका, ये होता है इसका कौन सा प्रोसेस, लेबोरेटरी प्रोसेस, लेबोरेटरी मेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, CH4। ठीक, इसका ये फार्मूला होता है CH4। ठीक, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, डबल होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है इसकी हाई होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है इसकी हाई होती है, किससे ज़्यादा होती है, डबल होती है, ठीक है, 2 टाइम्स होती है, किससे, पेट्रोल से, पेट्रोल से डबल होती है, 2 टाइम्स होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू भी आप लोग को ये पता होना चाहिए। और एक होता है इग्निशन टेम्परेचर, जो मतलब कितने जल्दी कोई ऑब्जेक्ट आग पकड़ लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इनसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय, पेट्रोलियम किस विधि से, किस शोधन का इसका शोधन किया जाता है, ठीक है, रिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड। निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण नहीं है, कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण नहीं है। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड भी क्रिया पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन भी क्रिया पर आधारित है, और ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसे इंक्वायरी मेथड भी बोलते हैं। तो ये लेक्चर मेथड
जो है बस इसमें यही वाला जो है इसका नहीं है क्रिया आधारित, या हम कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड, बाकी सारे ही जो हैं क्रिया आधारित हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। इंक्वायरी मेथड इज ऑल्सो नोन एज द अन्वेषण विधि। तो यहाँ नोन एज, ठीक है, इंक्वायरी मेथड को हम क्या बोलते हैं, अन्वेषण विधि को ये किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता भी दिया था कि जो इंक्वायरी मेथड है वही ह्यूरिस्टिक मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरी मेथड भी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल वाइल टीचिंग द मस्टर्ड फ्लावर। जब हम मस्टर्ड फ्लावर को अगर पढ़ाएं बच्चों को, सरसों के पुष्प के बारे में पढ़ाते समय उपयुक्त पद्धति कौन सी पद्धति बढ़िया मानी जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, या लेक्चर मेथड, या फिर फील्ड ट्रिप मेथड, या डिस्कशन मेथड, इन चारों मेथड में से कौन से मेथड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा या सूटेबल रहेगा। तो फील्ड ट्रिप मेथड इसमें सबसे बढ़िया रहेगा, जिसमें बच्चों को हम मस्टर्ड फ्लावर भी दिखा देंगे और उसके बारे में उसको बता भी देंगे बच्चों को, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्मूला ऑफ पोटैश एलम। पोटैश एलम मतलब जो फिटकरी होती है उसका सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब चल लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 कैसा होता है, कैसा होता है, तो वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक क्यों होता है, तो देखिए SO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, H2SO4। तभी तो जो एसिड रेन जो होती है, ये क्वेश्चन आपका इसलिए भी पूछा गया है। तो एसिड रेन जो होती है उसमें एसिड कहाँ से बनता है, तो यही मेथड होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होती है तो वो पानी बादलों में जाकर पानी से और एयर के साथ में रिएक्ट करके ये H2SO4 गैस, वो H2SO4 एसिड बना देती है, जिसकी वजह से ये एसिड रेन होती है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बाकी NO2 भी जो है इस तरह की NO2 वगैरह वाली गैसेस भी जो है ये जो क्या बोलते हैं एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच सेल ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। मतलब केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकीय अंगक में डीएनए पाया जाता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने जो है आप लोगों के लिए जो है मैंने साइंस की मैराथन करवाई है, उसमें जाकर आप पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर कवर करा रखी हैं आपकी बायो वाले सेक्शन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। अ पर्सन टेकिंग फूड रिच इन एस्कॉर्बिक एसिड डज नॉट सफ़र फ्रॉम। और क्या लिखा है, ascorbic अम्ल युक्त भोजन लेने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग नहीं होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सा रिलेटेड है, तो स्कर्बी डिसीज रिलेटेड होती है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग या नोट कर लेंगे कहीं पर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेट एनिमल। तो एक्यूमुलेट एनिमल कौन से होते हैं वो आप लोगों को बताना है यहाँ पर। तो जिसने जो है आपका एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ रखा होगा तो वो ये चीज़ को अच्छे सॉल्व कर पाएगा। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थस जो होता है उसमें वो एक्वोल्यूमेट एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। या कहेंगे अगुहिक जंतु कहलाते हैं में गिने जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आते हैं वो लोग, इस किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के फाइलम के अंदर इस वाले। तो प्लेटीहेल्मिन्थस जो है किसके अंदर आते हैं, एक्विलोमेट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रोटीन। तो इसमें तो कौन सा प्रोटीन नहीं है, देखिए। तो कैरेटिन भी एक प्रोटीन होता है, फाइब्रिन भी एक प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन भी एक प्रोटीन होता है, और एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन होता है, बस हाइपरिन एक प्रोटीन नहीं होता है। हाइपरिन जो होता है एक तरीके का ये आपका जो है क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जो किस लिए काम करता है, तो ये कोगुलेट नहीं होने देता है, ठीक है। कोगुलेट नहीं होने देता ब्लड को कोगुलेट नहीं होने नहीं देता है ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। जैसे हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट वगैरह, मतलब जिनको उनका हार्ट कमज़ोर होता है या फिर उनके जो है खून गाढ़ा हो जाता है, तो कोगुलेट ना हो जाए या फिर हार्ट फेलियर ना हो, तो उसके लिए ये
दवाई इस तरीके से दवा के तौर पे हमें दी जाती है इंसानों को। तो हेपरिन जो होता है तो इसमें वहाँ यूज़ होता है ये, ठीक है, ये प्रोटीन नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, अ प्लांट दैट प्रोड्यूस स्पोर्स हैज़ वैस्कुलर टिश्यू बट लैक फ्लावर एंड सीड बिलोंग्स टू। वह पौधे जिसमें बीजाणु बनते हैं, जिसमें बीजाणु तो बनते हैं और संवहन ऊतक भी होते हैं, परंतु पुष्प एवं बीज नहीं होते हैं। तो वो किस समूह में आते हैं? तो वो आते हैं टेरिडोफाइटा में, ठीक है, वो आते हैं टेरिडोफाइटा में। इसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह जैसे होते हैं, फर्न हो गया, है ना, फर्न हो गया, और मार्सिलिया वगैरह जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिए होते हैं, इसके अंदर आते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 21 पर। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव स्टूडेंट। तो क्रिएटिव स्टूडेंट के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सृजनात्मक छात्रों की विशेषता क्या होती है? तो सृजनात्मक छात्र जो होगा वो क्यूरियस होगा। देखिए यहाँ पर लैक तो कहीं पर ही यूज़ नहीं होना है, ठीक है, लैक मतलब कोई कमी थोड़ी होगी उसके अंदर, जो क्रिएटिव होगा तो वो ना तो लैक यहाँ पर ये वाला सही है ना ये वाला सही, तो दो तो ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए। तो आप ऑप्शन को देखकर भी आंसर लगाना सीखिए इस तरीके से। जो गलत हो रहे हैं उनको आप क्रॉस कर दिया करिए, फिर जो बचते हैं लास्ट में उन पर ध्यान दीजिए और अपना आंसर लगाइए। तो देखिए क्यूरियस होगा। अब यहाँ पर अनअवेयर ऑफ प्रॉब्लम, तो अनअवेयर भी एक नेगेटिव वर्ड ही है, तो क्यूरियस आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच स्टेज ऑफ द सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म की जो है कौन से स्टेज से जो है निकाला जाता है ये सिल्क? तो ये होती है लार्वा स्टेज। कौन सी स्टेज होती है? लार्वा स्टेज होती है। जब एक सिल्क वॉर्म जो होता है, ये मलबेरी बोलते हैं, मलबेरी के मलबेरी का जो लीफ होती है, ठीक है, लीफ जो होती है मलबेरी लीफ, तो उस लीफ के ऊपर ये जो होता है इस तरीके से मलबेरी लीफ होती है, ठीक है। तो इस मलबेरी लीफ के ऊपर ये जो कीड़ा होता है, ये सिल्क वॉर्म, इसको रख दिया जाता है। फिर ये अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है। तो यही कवरिंग का यूज़ करके बाद में इसको बॉयल करते हैं 70 टू 90 डिग्री टेम्परेचर पर। तो इसके अंदर जो कीड़ा होता है वो मर जाता है, फिर उसी से ही सिल्क बना लिया जाता है। तो ये मेथड होता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है? ये लार्वा स्टेज होती है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, डाउन सिंड्रोम जो है कैसे होता है ये, मतलब क्या कारण है उसका? तो डाउन सिंड्रोम का क्या कारण होता है? तो वो होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो देखिए हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होते हैं हमारे बॉडी में। कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, तो 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक, क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक। आपको ये बात तो पता होगी, और नहीं पता है तो आप लोग पढ़ा करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुछ दिन नहीं रह गए हैं, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं। पर ये जो डाउन सिंड्रोम डिसीज़ होती है, तो उसके अंदर मतलब डिसीज़ नहीं है ये, मतलब एक सिंड्रोम है ये। अब इसमें होता क्या है? तो 21st जो क्रोमोसोम होता है, 21st जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो पेयर नहीं होता है, उसमें 3 होते हैं, 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 3 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, ठीक है। 3 क्रोमोसोम्स का एक कह सकते हैं आप, पेयर तो नहीं कहेंगे आप, बंडल कह सकते हैं, ठीक है। तो यह ठीक, तो जो है 3 क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं, तो इसलिए ये कितना हो जाते हैं? टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे में 40 क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पर 21st वाले में, ठीक है। तो यही डाउन सिंड्रोम होता है। और इस सिंड्रोम में क्या होता है कि ये ज़्यादातर मंगोलिया वाले जो एरिया है, ठीक है, मंगोलियंस या मंगोलिज्म भी बोला जाता है इस सिंड्रोम को। और किस नाम से जाना जाता है? मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंगोलिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं, डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच प्लांट डू स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे एंड ओपन एट द नाइट। तो ये कह रहा है कौन सा पौधा है ऐसा जो जिनके पौधे के रंध्र मतलब स्टोमेटा, ठीक है, रंध्र दिन में बंद हो जाते हैं और रात में खुलते हैं। तो वो होता है आपका कैक्टस, ठीक, क्योंकि दिन में होती है धूप ज़्यादा और रात में
होती है मतलब जो मूनलाइट होती है तो उसमें जो है ट्रांसपायरेशन इसकी पत्तियों से नहीं होगा ज़्यादा, इसलिए जो होता है ये रात में इसके स्टोमेटा खुलते हैं और दिन में ट्रांसपायरेशन कम हो, इस वजह से इसके स्टोमेटा बंद रहते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 3 वायर्स हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो 3 तार हैं जिनकी प्रतिरोध जो है क्रमशः 1 ओम 2 ओम और 3 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखिए, जब पैरेलली जुड़े होते हैं तो मैंने आपको अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही बता दिया था, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम आप लोगों का आ जाएगा 6, ठीक है। तो 1 ये इधर 1 ही आ जाए, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 6 ज़ा 6 तो 6 आ गया, प्लस 2 3 ज़ा 6 तो 3 आ गया यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6। अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 9 प्लस 2 हो जाएगा आपका 11, तो 11/6 ओम इसका आंसर हो जाएगा। क्या 11/6 होगा, तो 11/6 नहीं होगा, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो 6/11 हो जाएगा, 6/11, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। देखिए 26 वाले में क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस इज रिलेटेड टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्पीड ऑफ द गैस, किसी गैस में ध्वनि की चाल v है तथा परम ताप जो है t है, के बीच संबंध गैस में रिलेशन आपको बताना है। तो इसका रिलेशन होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम, ठीक है। गामा अल्फा बीटा गामा जो होते हैं उसमें का ये गामा है, ठीक है, गामा आर टी। तो गामा यहाँ पर जो होगा वो क्या होता है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ सब, ये होता है एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है, एडियाबैटिक इंडेक्स। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। और टी आपको टी तो पता ही, टी टेम्परेचर है और एम क्या है, मोलर मास है, और वी वेलोसिटी है, ठीक है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है, जब प्रकाश कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है, तो ग्लास से वाटर की तरफ जब जाएगा तो जो है TIR मिलता है हमें, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ग्लास से जब आप कोई भी लेज़र वगैरह मार के देखो तो आप देखोगे कि जो अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऊपर से टॉर्च या इससे रे मार रहे हो तो यहाँ पर अंदर ही रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं, ठीक। तो ये किस में मिलता है, ग्लास से वाटर में जाने पर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें सही किसमें डिफाइन किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCN जो होगा इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो बाकी ये सारे वीक एसिड हैं। तो ये आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, ये आपका नाइट्रिक एसिड हो गया और ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है और 30 क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, तो ये होता है जिंक का अयस्क होता है, ठीक है। जिन लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रैक्टिस साइड अच्छा लगा हो, तो वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर किसी ने नहीं किया है तो। क्योंकि मैं भी इस चैनल पर अभी और भी सारे प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, मैथ्स के, साइंस के, CDP के और इंग्लिश के। तो 7-8 प्रैक्टिस सेट कम से कम मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 10 करवा दूँ, और जितने भी मेरे से जो है हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए उतना करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।